स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने जाना था कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंस। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में देखा है, जाके उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने होम पेज पे, जहाँ पे हम लोग को सामने दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक जानने से पहले हम लोग को दो लाइन का कुछ डेफिनेशन समझना होगा। कि डेफिनेशन वो एक तरह का नहीं है, वो एक तरह का उसका बेसिक्स है कि मतलब क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग होता है, क्यों टेक्निक, क्या टेक्निक होता है और इसे कौन यूज़ करता है। तो ये टेक्निक यूज़ करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर होता है, या फिर इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल मैनेजर भी बोल सकते हैं, वो किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, अपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखता है कि वो जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट कितने समय तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा या शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। तो ये वो जानने के लिए उसने कुछ दो पॉइंट्स फॉलो करता है। तो वो कौन सा पॉइंट है एक आता है प्रोजेक्ट जनरेशन और दूसरा आता है प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन। तो चलिए जानते हैं। When the financial manager of an organization starts to take investment in the fixed asset from which he get long term benefit, then he follows the following steps. पहला स्टेप आता है प्रोजेक्ट जनरेशन। प्रोजेक्ट जनरेशन से हम लोग को समझ में आता है, प्रोजेक्ट और जनरेशन को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो जनरेशन हम लोग को समझ में आता है कि वो क्या चेंजेस लाने वाला है, और प्रोजेक्ट यानी क्या नया प्लान लाने वाला है। तो और हम लोग अगर इसको मिला देते तो हम लोग यही समझ पाएंगे। प्रोजेक्ट जनरेशन का मतलब होता है कि मान लेते हैं आज कोई एक्स कंपनी जो है वो गारमेंट का कारोबार करता है, गारमेंट बनाता है, लेकिन वो सोच रहा है कि उसी कंपनी में वो कुछ कॉस्मेटिक सामान भी प्रोड्यूस करे। तो उसे ही कहते हैं प्रोजेक्ट जनरेशन। तो इससे कैसे, तो प्रोजेक्ट वो बनाने के लिए, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी उन्हें इन्वेस्टर का ज़रूरत होता है, पैसे का ज़रूरत होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो वही ये मैनेज होता है कि हम लोग किस तरह से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट जनरेशन के बारे में। It means a set of activities to be done to run any business. A firm may have different types of project. Sometimes the firm may want to produce new set of products in addition to its existing product. For example, a garment factory may want to produce cosmetic products. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारा एक ठो एक्टिविटीज चलता रहता है, बहुत सारा अलग अलग तरह का बिजनेस होता है। हर फर्म में एक बहुत अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट चलता रहता है। किसी में एक ही प्रोजेक्ट चलता है, किसी में 2 4 6 7 इस तरह से चलता रहता है। और हर कंपनी चाहता है कि उसी कस्टमर जो है उसी का ब्रांड का हर सामान खरीदे, हर सामान यूज़ करे। तो कई सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो अपना जैसे वो लैपटॉप बना रहा है या फिर फ़ोन बना रहा है, तो वो चाहता है कि उसी जनरेशन का वो फ़ोन लाए, नया नया उस फ़ोन में फीचर्स लाए, या फिर उसी कंपनी का लैपटॉप लेके आए। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ आसूस का फ़ोन और आसूस का लैपटॉप। तो ये होता है कि आसूस कंपनी जो है वो सबसे पहले एक फ़ोन बनाता है, फिर सोचता है कि मैं अपने कस्टमर को अपने साथ कैसे रिलेशनशिप अच्छा बना कर रखूँ, ताकि वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरा फर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहे। तो वो लैपटॉप बनाता है। फिर वो चाहेगा कि मैं अपने लैपटॉप में, अपने ब्रांड के लैपटॉप में अपना ही कुछ फीचर्स, अपना ही सॉफ्टवेयर यूज़ करवाऊँ। तो वो और भी यूज़ करेगा और भी इन्वेस्ट करेगा कि मैं जितना भी प्रोजेक्ट है सब अपने लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में जितना भी सॉफ्टवेयर वो मेरा ही कंपनी का हो। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बता दिया गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अ गारमेंट फैक्ट्री मे वांट टू प्रोड्यूस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे और भी बता दिया गया है कि कोई भी फर्म, जो मान लेते कोई फर्म जो कपड़ा बनाता हो और वो सोच रहा है कि वो अपने फर्म में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन करे, तो उसके लिए भी उसे
इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उस प्रोजेक्ट को भी जानने के लिए पैसे का ज़रूरत होता है। तो यही होता है, उसका फर्म में पहले से एक ब्रांड बन रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो चाहता है दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना। फिर दिस इज कॉल्ड diversification project. Sometime a firm replace the old machine by installing new machine which is called replacement project. फिर इसमें क्या होता है, जब आप नए फीचर्स लाओगे या फिर अपना कंपनी को चेंज करोगे तो हो सकता है कि आपका वो जो पुराना मशीनरी है, पुराना सामान जो है, उसमें आपका वो नया प्रोडक्ट नहीं बने। तो उसके लिए आपको वो नए प्रोडक्ट को हटाना होगा, वो मशीन को, पुराने मशीन को हटाना होगा और नया मशीन इंस्टॉल करना होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। Sometime a firm replace the old machine by installing new machine which is called replacement project. तो जब हम लोग कोई पुराने चीज के जगह नए चीज को लाते हैं उसके जगह, तो उसे हम लोग रिप्लेसमेंट कहते हैं। फिर when the market demand of existing product is increasing, then the firm made expand its business which is called expansion project. जब मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फर्म उस डिमांड को अच्छे से पूरे नहीं कर पाता है, तो वो फिर अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करने लगता है, अपने प्रोजेक्ट में एक्सपेंड करने लगता है, उस प्रोडक्ट को वो और ज़्यादा तरीके से बनाना लगता है। जैसे कि मान लेते हैं आज वो लैपटॉप, आज वो आसूस कंपनी का डिमांड बढ़ गया लैपटॉप के ऊपर, तो वो फ़ोन बहुत कम बनाएगा और लैपटॉप का अलग अलग वर्जन लेके आएगा। तो यही होता है कि जब मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो फिर उस प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है। फिर अगेन फर्म स्टार्ट्स न्यू बिजनेस एंड दिस इज न्यू प्रोजेक्ट, देयर आर सो मैनी अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जब डिमांड बढ़ने लगता है या फिर उस प्रोडक्ट के साथ साथ पब्लिक दूसरा कुछ भी डिमांड करता है कि हाँ भाई मुझे एंटीवायरस भी आसूस का ही चाहिए, तो कंपनी क्या करता है, फिर अपना एंटीवायरस भी बनाने के लिए नया बिजनेस शुरू करता है या फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। तो ये तो था हमारा प्रोजेक्ट जनरेशन कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं, कोई भी कंपनी जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाता है। फिर आता है हम लोग का प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। दिस स्टेप इज वाइटल इन द कैपिटल बजटिंग process. For a project we have to estimate or forecast its expected future life, expected future cash outflow, present amount of investment, working capital requirement, initial investment, cost of capital, etc. Based on this accounting information we apply different techniques of evaluating ऑफ प्रोजेक्ट। तो जब हम लोग का जब प्लान हो जाता है कि हाँ हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, कौन सा प्रोजेक्ट पे हम लोग को काम करना है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग को पैसे इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम लोग उसका इवेल्युएट करते हैं। कि इवेल्युएट कैसे करते हैं, वो जो कैपिटल बजटिंग आ रहा है उस प्रोजेक्ट में जो पैसे मिल रहे हैं उसका हम लोग फ्यूचर लाइफ हम लोग देखते हैं कि हम लोग हाँ इस प्रोडक्ट को हम लोग को कितने साल तक चलाना है। मतलब अभी हम लोग मान लेते हैं आसूस Zen 1 Max Pro 1 निकला है, तो इस को कितने टाइम तक चलाना, उसके बाद फिर हम लोग को कौन सा फ़ोन लेके आना, Max 2 लेके आना, Max 3 लेके आना, क्या लेके आना, वो होता है फ्यूचर लाइफ। फिर फ्यूचर कैश इन फ्लो, वो सब कुछ चेक करता है, आउटफ्लो कितना होने वाला है, इनफ्लो कितना होने वाला है, क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्या रिक्रूटमेंट होने वाला है, कितना इनिशियल इन्वेस्ट होने वाला है, फिर हम लोग का कैपिटल क्या खड़ा होने वाला है, ये सब को कैलकुलेट करता है एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वी अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स। ये सब जो कैलकुलेट होता है वो चार तरह का मेथड पे होता है। तो वो 4 तरह का मेथड क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट लिया, उस 4 मेथड को हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट लिया है, जिसमें एक में 2 ग्रुप है और दूसरे में 2 ग्रुप है। तो पहला ग्रुप आता है जब हम लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होता है, जब हम लोग देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग 2 ठो मेथड यूज करते हैं। पहला आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फिर आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फिर व्हेन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड देन वी यूज 2 मेथड्स, पे बैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये जो मेथड है ये मैं आपको बहुत जल्द बोर्ड में बताऊंगा, इनको अच्छे से कैलकुलेट करके या फिर इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड में जब आऊँगा। तो आज के लिए मैं ये वीडियो बहुत ही छोटा बना रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ये छूट गया था, पिछले बार मैं कवर नहीं कर पाया था।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, और जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।